नमस्कार। आज हम बात करेंगे एंशियंट हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट पीरियड की। इंडस सिविलाइजेशन का अराउंड 1500 बीसी में एंड हुआ। इसके बाद वैदिक पीरियड मेजर सेटलमेंट में उभर के सामने आया। भारतीय इतिहास में 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक के कालखंडन को वैदिक सभ्यता की संज्ञा दी जाती है। वैदिक सभ्यता का विकास ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार पर हुआ। आर्यन यानी के वैदिक काल के लोग भारत में आगमन के विषय में विधान एक मत नहीं है। इस संदर्भ में मैक्स मूलर का मत सर्वमान्य है। इनके अनुसार आर्यंस मध्य एशिया से आए और उन्होंने खैबर दरे के जरिए यानी के हिंदू कुश पहाड़ से भारत में प्रवेश किया। ईरान की धार्मिक पुस्तक जैन अवशेषता में इस बात के संकेत हैं कि आर्यंस ईरान के रास्ते भारत आए थे। आर्यन शब्द का अर्थ श्रेष्ठ, उत्तम, इबकुलीन होता है। भारत में आर्यंस की सफलता का मुख्य कारण घोड़े के चालित रथ, कांसे के अच्छे उपकरण तथा कवच था। आर्यंस विशिष्ट प्रकार के दुर्ग का यानी के किले का निर्माण करते थे, जिसे पुर कहा जाता था। वैदिक सभ्यता को दो स्पष्ट कालखंडों में विभाजित किया जाता है। 1500 बीसी से 1000 बीसी तक के कालखंडन को ऋग्वैदिक काल और 1000 बीसी से 600 बीसी तक के कालखंडन को उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे वैदिक काल बारे में। ऋग्वैदिक काल के भौगोलिक प्रसार की जानकारी ऋग्वेद से प्राप्त होती है। ऋग्वेद में पंजाब की 7 नदियों सिंधु, सरस्वती, सतलुज, व्यास, रावी, झेलम, चिनाब के आधार पर इनको सप्त सिंधु कहा जाता है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की भी नदियों का उल्लेख मिलता है। इससे पता चलता है कि अफगानिस्तान भी उस समय भारत का ही अंग था। ऋग्वेद में उत्तर भारत की कुल 42 नदियों का उल्लेख है, जो अफगानिस्तान से होकर पूर्व में यमुना नदी तक फैली हुई थी। उपरोक्त विवरणों के आधार पर यह ज्ञात होता है कि ऋग्वैदिक आर्य अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध का एक भाग, कश्मीर, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में फैले हुए थे। आर्य लोग स्थायी निवासी नहीं थे, यानी कि परमानेंट रेजिडेंशियल वो नहीं थे। वैदिक संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी। आर्यों का आरंभिक जीवन पशुचरण था और कृषि उनका सेकेंडरी काम था। अब बात करते हैं इनके राजनीतिक स्थिति के बारे में। ऋग्वैदिक राजनीतिक व्यवस्था सरल तथा कबायली स्ट्रक्चर पर आधारित थी। इस काल में राज्य निर्माण के महत्वपूर्ण घटक एब्सेंट थे। इसमें सैनिक तत्व प्रबल था। आरंभ में आर्यों के कुटुंब, कुल या परिवार ब्लड रिलेशन पर आधारित थे, जिसका प्रधान कुलप या कुलपत कहलाता था। वह परिवार का मुखिया होता था। अनेक परिवारों को मिलाकर विलेज बनता था, जिसे ग्राम बोलते थे, जिसका प्रधान ग्रामीणी कहलाता था, तथा अनेक विलेजेस को मिलाकर विश्व बनता था, जिसका प्रधान विश्वपति होता था। कुटुंब ही सबसे छोटी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी, इकाई थी। अनेक विषयों का समूह जन या कबीला कहलाता था, जिसका प्रधान राजा या राजन या फिर गोप होता था। शासन का प्रधान राजन हुआ करता था। प्रारंभ में राष्ट्र की संपूर्ण प्रजा मिलाकर राजा का चुनाव करती थी, परंतु बाद में ये खानदानी हो गया। ऋग्वैदिक युग में राजा भूमि का स्वामी नहीं था। वह मुख्य तौर पर युद्ध का नेता होता था तथा व्यक्तिगत रूप से युद्धों में भाग लेता था। अन्य पदाधिकारियों में पूर्व तथा दूत जिक्रजोग हैं। इनमें पूर्व दुर्गपति होते थे। दूत के कार्य राजनीतिक थे, जो समय समय पर संधि और समझौते के प्रस्तावों को लेकर अन्य राज्यों में जाते थे। इस काल में अनेक जनतांत्रिक यानी कि लोकतांत्रिक
संस्थाओं का विकास हुआ, जिनमें सभा और समिति प्रमुख हैं। सभा का मुख्य कार्य न्याय करना था और समिति का मुख्य कार्य राजा का चुनाव होता था। अब बात करते हैं इनके सामाजिक जीवन की। ऋग्वैदिक समाज का आधार परिवार था। परिवार पिता पुरखी होता था। कुल का परिवार के सदस्यों पर प्रभाव यानी कि नियंत्रण रहता था। पिता पुरखी एलिमेंट्स की प्रधानता होते हुए भी परिवार में स्त्रियों को पूरा सम्मान दिया जाता था। माता का मिस्ट्रेस के रूप में आदर होता था तथा स्त्रियों को स्वतंत्रता प्राप्त थी। स्त्रियों को विवाह संबंधी स्वतंत्रता प्राप्त थी। उन्हें शिक्षा पाने तथा राजनीतिक संस्थाओं में हिस्सा लेने का भी अधिकार था। विषुवतारा, विषुवपला और घोषा ऐसी ही प्रसिद्ध लेडीज़ हैं। आर्य लोगों का विवाह दासियों से वर्जित था। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं का उल्लेख मिलता है जो लंबे समय तक अथवा लॉन्ग लाइफ अनमैरिड रहती थी। ऐसी कन्याओं को अमाजू कहते थे। परिवार में एक पत्नी विवाह ही प्रचलित था, परंतु कुलीन वर्ग के लोग कई कई पत्नियां रखते थे। कुछ लोगों में निजयोग यानी कि मृत्यु व्यक्ति की विधवा से उनके छोटे भाई या फिर निकट संबंधी का विवाह कर दिया जाता था। विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति प्राप्त थी। बाल विवाह की प्रथा नहीं थी। अंतर्जातीय विवाह भी होते थे। समाज में सती प्रथा के प्रचलन होने का उदाहरण नहीं मिलता। स्त्रियों को राजनीति में भाग लेने का अधिकार प्राप्त था। आर्यंस का प्रारंभिक सामाजिक वर्गीकरण वर्ण एवं कर्म के आधार पर हुआ था। आर्यन के 3 प्रमुख वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य। यह वर्गीकरण जाति या फिर जन्म पर आधारित ना होकर कर्म पर आधारित हुआ करता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति की कथा के अनुसार ब्रह्मा के माउथ से यानी कि मुख से ब्राह्मण, आम से क्षत्रिय, थाई से वैश्य और पैर से शूद्र का जन्म हुआ। शूद्र की श्रेणी में नॉन आर्यंस को रखा गया था। ऋग्वैदिक समाज में दास का भी उल्लेख मिलता है, जिन्हें आर्यों का प्रबल शत्रु बताया गया है तथा वो अमनुष्य कहा गया है। सोम आर्यों का मुख्य ड्रिंक होता था। मांसाहारी और शाकाहारी दोनों तरह का ये भोजन करते थे, परंतु मछली का प्रयोग नहीं होता था। सूती, ऊनी व रंगीन कपड़ों का प्रचलन था। स्त्रियां और पुरुष दोनों को आभूषण यानी कि गहने पहनने का शौक था। आभूषण सोने, चांदी, तांबे, हाथी दांत व प्रीशियस स्टोन से बने होते थे। मनोरंजन के साधनों में संगीत, गायन, संगीत प्लेइंग, डांसिंग, हंटिंग और हॉर्स राइडिंग शामिल थे। अब बात करते हैं इनके आर्थिक स्थिति के बारे में। ऋग्वैदिक आर्यों की संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी। कबायली संरचना के अनुरूप पशु चारना मुख्य पेशा था और कृषि इनका सेकेंडरी पेशा था। आर्यों की लड़ाई गायों को लेकर यानी कि काऊ को लेकर होती थी। गाय का इतना अधिक महत्व था कि जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण गतिविधियों को गाय से जोड़ दिया गया था। गाय सबसे उत्तम धन माना जाता था। अनेक शब्दों की उत्पत्ति गाय से होती थी, जैसे गवयुति यानी कि दूरी का माप, गोंधली यानी कि इवनिंग टाइम, गोमत यानी कि रिच पर्सन। ऋग्वैदिक लोग गाय चराने, खेती करने और बसने के लिए जमीन पर कब्जा करते थे, परंतु भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी। इस काल में कारपेंटर, वेवर, कॉम्बलर आदि का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल में निषिक शब्द का प्रयोग एक आभूषण यानी कि सोने के हार के लिए होता था। प्रजा राजा को उसका अंश देती थी, जिसे बलि या चढ़ावा कहा जाता था। अब बात करते हैं इनके धार्मिक स्थिति के बारे में। इस काल में देवताओं की संख्या 33 थी, जो 3 भागों में विभाजित थे। यह विभाजन यूनिवर्स के 3 विभाजनों के अनुसार था। पृथ्वी स्थान
अंतरिक्ष स्थान और देवस्थान। देवताओं में सर्वोच्च स्थान इंद्र को दिया गया है। दूसरे महत्वपूर्ण देवता अग्नि थे, जिनके माध्यम से देवताओं को आहुतियाँ दी जाती थी। वरुण जल का रूप थे। सोम पौधे के देवता थे। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आर्यन 2 कार्य करते थे। पहला मंत्रों का उच्चारण और दूसरा यज्ञ करना। इस काल में यज्ञों का अधिकतम महत्व था। इस काल के लोग पुत्र की प्राप्ति, पशुधन की प्राप्ति, युद्ध में विजय आदि के लिए देवताओं की उपासना करते थे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं कोई अच्छी सी और एजुकेशनल वीडियो के साथ। थैंक यू।